सभी सम्मानीय नेतागण, अतिथिगण तथा यहाँ पर उपस्थित पूरे मध्य प्रदेश के हर मतदान केंद्र से आए हुए कार्यकर्ता बहनों एवं भाई, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ। उमा भारती भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही हैं, जाहिर तौर पर चूंकि मुख्यमंत्री भी वो मध्य प्रदेश की रह चुकी हैं और काफी दिनों के बाद मध्य प्रदेश में इतने बड़े मंच पर उन्हें मौका मिला है तमाम दिग्गजों के साथ मंच शेयर करके अपनी बातों को रखने का, तो उसी से उत्साहित होकर उमा भारती अपनी बातों को वहां रखती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल एक बार फिर से जरा गौर से देखें इन तस्वीरों को। आडवाणी नाराज थे, ये बातें जग जाहिर हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ऐलान किया गया 13 सितंबर शाम 6:30 बजे दिल्ली का बीजेपी दफ्तर, उस वक्त आडवाणी वहां पर नहीं पहुंचे हुए थे। बाद में उनकी चिट्ठी सामने आती है, राजनाथ सिंह के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए नरेंद्र मोदी पर भी इनडायरेक्टली निशाना साधते हैं। लेकिन आज का मौका बेहद खास था। हालांकि इस खास मौके के वक्त भी लालकृष्ण आडवाणी ने पूरी तरह से अपना आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को नहीं दिया। हालांकि जब वो संबोधन के लिए आए मंच पर, उस दौरान नरेंद्र मोदी का नाम जरूर लिया। गुजरात विकास में कहीं ज्यादा आगे है, बिजली का जिक्र उन्होंने किया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की तारीफों के पुल बांधे। सीधे रुख करेंगे हम भोपाल का ही। प्रसन्ना हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रसन्ना, अभी तो उमा भारती मुखातिब हैं, नरेंद्र मोदी की बारी कब आएगी मंच से बोलने के लिए? जी चित्रा, बिल्कुल नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यह भीड़ काफी उत्सुक है और जब भी कोई नया नेता भाषण देने खड़ा होता है उसके पीछे मोदी मोदी के नारे भीड़ लगा रही है। तो इसको साफ समझा जा सकता है कि मोदी को लेकर भीड़ में अच्छा खासा उत्साह है। और साथ ही साथ आडवाणी ने जिस तरह से जिक्र किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का, नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने कहा है कि जो भाजपा के राज्य है वहाँ जो विकास हुआ है उसको देखना चाहिए जनता को। और इस बात पर मोदी बैठे थे, जो मोदी ने भी ताली बजाई है जब आडवाणी ये भाषण दे रहे थे। और खास बात यह रही कि उमा ने आज सार्वजनिक मंच से जब आडवाणी अपना भाषण देने मंच से उनके सामने से गुजर रहे थे उमा भारती के, उस दौरान उमा भारती ने उनसे टोकते हुए कोई बातचीत की थी और ये की है मंच के माध्यम से कि आडवाणी से आज भी संबंध है। और आडवाणी को जो माइक है भाषण का, जहां पर जगह निर्धारित की गई है, वहां तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद लेकर आडवाणी को वहां तक छोड़ने आए थे। तो कुल मिलाकर मोदी को ये मैसेज देने की कोशिश हो सकती है कि आज भी जो मध्य प्रदेश का खेमा है, शिवराज खेमा है, वो आज आडवाणी के साथ है। और आडवाणी को जिस तरह से माइक तक छोड़ने शिवराज सिंह आए थे, वो पहली बार हुआ है कि इतने बड़े मंच पर शिवराज आडवाणी को छोड़ने माइक तक आए हो। तो कुल मिलाकर मोदी को भी कहीं न कहीं एक इशारा है कि मध्य प्रदेश आज भी आडवाणी के साथ है। लेकिन आगे क्या किस तरह से राजनीति करवट बदलती है आज के बाद, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, राजनीतिक करवट कैसे लेगी आगे, ये आगे आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। लेकिन जरा ये बताइए, कार्यकर्ताओं में कितना ज्यादा उत्साह और लगभग तादाद उनकी कितनी है? तो हम लोगों का आकलन है चित्रा, जो मीडिया सोच रहा है, जो पुलिस से हमें अनऑफिशियल जो अनौपचारिक जानकारी मिली है, उससे करीब 2.5 से 3 लाख लोग होने का अनुमान हम लोग लगा रहे हैं, जो मीडिया और लगा रही है और पुलिस अनऑफिशियल जो बता रही है जानकारी। लेकिन पार्टी पूरा दावा कर रही है कि 5 लाख से ज्यादा की पब्लिक है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह मोदी को लेकर है। और उसके बाद जब उमा भारती अभी बोलने खड़ी हुई थी, तब जिस तरह से रिस्पॉन्स भीड़ का आया था, तो उससे कहीं न कहीं लग रहा है कि उमा भारती का जो राजनीतिक वनवास था और आज जो उनकी बड़े मंच पर वापसी हुई है, और जिस तरह से भाजपा के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम बदला है पिछले दिनों, उसके बाद उमा भारती को लेकर जनता या आम कार्यकर्ता वो बेहद उत्साहित है। और उमा भारती अभी भी भाषण दे रही है, तो जनता सुन रही है उस बात को कि वो आखिर अपने भाषण में क्या संदेश देना चाहती है, क्या वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को किस तरह से बताती है, क्या बात करती है, मध्य प्रदेश सरकार की किस तरह से बात करती है, और राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से वो कांग्रेस को लेकर अपनी बात रखती है। बिल्कुल, देखना बेहद दिलचस्प होगा। और उमा भारती के लिए तो आज का दिन बेहद भावुक करने वाला भी होगा, क्योंकि उसी राज्य के वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और एक बार फिर से इतने बड़े मंच पर वो वहां पर कार्यकर्ताओं के सामने मुखातिब है। बहरहाल 2 तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। एक तरफ तमाम दिग्गज एक ही माला के अंदर अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं का, वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने है
लाल कृष्ण आडवाणी ने बकायदा गुलदस्ता दिया। गुलदस्ता लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने उनके पैर छुए, लेकिन जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। नरेंद्र मोदी पैर छूते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी बाईं तरफ देखते हैं, हालांकि उनका हाथ थोड़ा सा जरूर उठता है। इसी वजह से माना यह जा रहा है कि दरअसल पूरा आशीर्वाद अभी भी लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को नहीं दिया है। सवाल ये कि क्या नाराजगी अभी भी जाहिर है। हालांकि जब मंच पर संबोधन के लिए लाल कृष्ण आडवाणी आए, उस समय उन्होंने तारीफें जरूर की, न सिर्फ नरेंद्र मोदी की बल्कि शिवराज सिंह चौहान के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की भी। बहरहाल ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी हैं। इस वक्त काफी ज्यादा उत्साह वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है और उससे कहीं ज्यादा उत्साहित बीजेपी के ये तमाम दिग्गज जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन बातों का जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि 53,714 पोलिंग स्टेशन के हजारों कार्यकर्ता यहां पर आए हुए हैं और ऐसा मौका 2008 में आया था, लेकिन उस वक्त तादाद इनकी सिर्फ 2000 के आसपास ही थी। और इतनी भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखकर काफी ज्यादा खुश लाल कृष्ण आडवाणी के साथ ही साथ मंच पर मौजूद तमाम दिग्गज नजर आए। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं भोपाल का ही। उमा भारती इस वक्त कार्यकर्ताओं के सामने मुखातिब है। जब गरीब आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ हो और कलेक्टर और एसपी उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हो, शासन और प्रशासन उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ हो, उसको विकास कहते हैं। मैं जिन दो लोगों के नाम ले रही हूँ, हमारे देश में कांग्रेस के नेता उनके नाम लेने नहीं देते। वो कहते हैं कि उनके बारे में कुछ मत कहो। जैसे कांच की वस्तुएं बनती हैं, उनका जब प्रैक्टिसिंग होता है और फिर वो हवाई जहाज या रेल में भेजा जाता है तो उसमें लिखा जाता है इनको छूना मत, नहीं तो ये टूट जाएगा। राहुल और सोनिया का नाम लेना भी लगभग मुश्किल ही पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों का कहना है इनके बारे में कुछ कहना मत, नहीं तो ये टूट जाएंगे, कांच के बने हुए ही। लेकिन फिर भी आज राहुल और सोनिया को कहूंगी, विकास किसको कहते हैं? राहुल गांधी, तुम उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए, तुम आंध्र के दौरे पर गए, तुम महाराष्ट्र के दौरे पर गए, तुम मध्य प्रदेश के दौरे पर गए, गरीब लोगों के घर में गए, दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों की घाट पर बैठकर तुमने पकौड़े खाए और चाय पी। मैं सोनिया और राहुल को कहना चाहती हूँ कि दलित और पिछड़े की घाट पर बैठ करके तुम पकौड़े खाओगे तो वो राम राज्य नहीं है, क्योंकि जब दलित और पिछड़ा तुम्हारे घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके पकौड़े खाएगा वो राम राज्य है। क्या उनको कभी तुम्हारे यहाँ पर मिल सकता है? हमारे मध्य प्रदेश में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के हर गरीब वर्ग को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया, उनकी पंचायतें कराई, उनको 56 भोग कराए, गरीब लोगों के पांव धोए, उनकी पूजा करी। गरीब आदमी के घर में जाना और ये साबित करना कि हम भगवान राम हैं और तुम शबरी हो, तुम्हारा उद्धार करने के लिए आए हैं। ये कांग्रेस की परंपरा हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा ये नहीं हो सकती है। और इसलिए गरीब आदमी को कार्यकर्ता बढ़ा है, मशीन तोड़ोगे क्या भैया? यार थोड़ा सा दिखा रहा है यार, थोड़ा सा कर दो यार भैया। अरे एक एक करके पीछे जाओ ना यार भैया यार। अरे अनूप भाई करवा यार। चलो भाई पत्रकारों के लिए बीजेपी उपाध्यक्ष और चरखारी से बीजेपी के विधायक उमा भारती को आप सुन रहे थे। सीधे सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधती हुई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ उन्होंने की है और कहा है कि दरअसल मध्य प्रदेश में गरीबों को पूजने का काम किया है बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान ने। इसके साथ ही उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ती हुई उमा भारती इस मंच से नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इसके पहले शुरुआत हुई लाल कृष्ण आडवाणी से, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह सामने आए, फिर शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन दोबारा से वो जाकर मंच पर बैठ गए और उसके बाद इस समय
उमा भारती मुखातिब हैं वहां पर कार्यकर्ताओं से और काफी ज्यादा उत्साह भी वहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश के कोने कोने से बीजेपी के कार्यकर्ता नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसी वजह से वहां पर काफी ज्यादा उत्साह। और सबसे दिलचस्प ये भी है कि कई महीनों के बाद ये मौका आया है जब बीजेपी के सभी दिग्गज एक मंच पर इस रूप में मौजूद हों। लेकिन दूसरी तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि लालकृष्ण आडवाणी की जो नाराजगी है वो शायद नरेंद्र मोदी से अभी तक दूर नहीं हुई है, क्योंकि फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत मंच पर जरूर किया लालकृष्ण आडवाणी ने, लेकिन जब जैसे ही पैर छूने के लिए झुके नरेंद्र मोदी, उनका पांव भी छुआ, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी बाईं तरफ यानी कि शिवराज सिंह चौहान की तरफ देखते रहे। उनका हाथ जरूर उठा ऊपर की तरफ, लेकिन उस वक्त उन्होंने नरेंद्र मोदी को देखा तक नहीं। हालांकि इसके तुरंत बाद जब वो मुखातिब हुए वहां पर कार्यकर्ताओं से, उस समय नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हुए नजर आए। विकास के पैमाने पर गुजरात को सबसे बेहतर बताया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह की भी तारीफ करते हुए लालकृष्ण आडवाणी नजर आए। कुछ ही देर बाद माना यह जा रहा है कि चूंकि वहां पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर और कार्यकर्ता लगातार नरेंद्र मोदी वहां पर अपनी बात रखें इस तरह के नारे भी लगा रहे हैं, यानी कि माना यही जा सकता है कि कुछ ही देर में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी मंच पर आएंगे और उसके बाद अपनी बातें रखेंगे। भोपाल से बीजेपी की इस महारैली से क्या कुछ निकलेगा और अब तक जो बातें सामने आई हैं उसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता संबित पात्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, लालकृष्ण आडवाणी के पांव छुए जब नरेंद्र मोदी ने, उस वक्त उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए, लालकृष्ण आडवाणी को मैं व्यक्तिगत तौर पर पिछले 18 सालों से जानता हूं। कम से कम वो इतने छोटे दिल के नहीं है कि कोई उनका पांव छूने की कोशिश करेगा और आशीर्वाद लेने की कोशिश करेगा। वो आशीर्वाद नहीं देंगे। दरअसल तस्वीरों को देखने पर यह साफ होता है कि उनका ध्यान कहीं दूसरी ओर था और मोदी भी हिचकिचाहट में थे। जब उनके शिवराज सिंह चौहान ने पांव छुए तब शिवराज सिंह चौहान की तरफ वो देख रहे थे, लेकिन मोदी में ये हिचकिचाहट थी कि वो जाएं, पांव छुए ना छुए। मोदी चाहते तो गुलदस्ता देने के तुरंत बाद पांव छू सकते थे जब उनका ध्यान आडवाणी का उनकी तरफ होता। लेकिन मैं इस पूरे मसले पर आडवाणी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी की तरफ आडवाणी का ध्यान नहीं था, आडवाणी जी का ध्यान नहीं था, शायद इसीलिए उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन तस्वीरें हैं, तस्वीरें बोलती हैं और तस्वीरें बोलेंगी तो चर्चा का विषय जरूर बनेंगी कि आडवाणी की नाराजगी खत्म हुई है या नहीं। आडवाणी का ध्यान नहीं था, शायद इसीलिए उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन तस्वीरें हैं, तस्वीरें बोलती हैं और तस्वीरें बोलेंगी तो चर्चा का विषय जरूर बनेंगी कि आडवाणी की नाराजगी खत्म हुई है या नहीं। आडवाणी का ध्यान मोदी की तरफ नहीं था, ये एक दीगर बात है, लेकिन मोदी ने उस वक्त पांव क्यों नहीं छुए जब आडवाणी का ध्यान उनकी तरफ था? ये सवाल भी मोदी पर उठेगा। बिल्कुल, ये सवाल भी मोदी पर उठेगा। हालांकि हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में नरेंद्र मोदी की तारीफ उन्होंने की थी और आज भी कम से कम 6 से 7 बार नरेंद्र मोदी का नाम जब वो मुखातिब हुए थे कार्यकर्ताओं से उस दौरान लेते हुए नजर आए। लेकिन अब देशी चूंकि तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी कहानियों को बयां करती हैं, क्या सवाल उठेंगे कि पूरा आशीर्वाद अभी भी नरेंद्र मोदी को नहीं मिला है आडवाणी का? देखिए, इसको 3 रूपों में देखिए। 2002 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे तो बाजाप्ता उन्होंने टेलीविजन कैमरों के सामने आडवाणी का पैर छुआ था। केशुभाई का भी छुआ था। केशुभाई का भी छुआ था। आज आडवाणी जी की चर्चा है। आप तो हाँ 2007 में भी छुआ था, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि इस बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने आडवाणी जी से हाथ मिलाया था। मैं बहुत गहराई से देख रहा था। तो ये बता रही थी कि जो आडवाणी जी को लेकर के नरेंद्र मोदी के मन में एक सम्मान, श्रद्धा और निकटता का भाव था, उसमें परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन कोई अब छिपा भी नहीं रहा है। दोनों की दूरियों, जब गांधीनगर में नरेंद्र मोदी ने भाजपा के स्थापना दिवस मनाया तो आडवाणी जी को बुलाया भी नहीं, अध्यक्ष को बुलाया था। लेकिन आज की जो स्थिति है इसको देखिए, ये जो आयोजन है ये केवल मध्य प्रदेश का आयोजन नहीं है। ये जो 10 जून 2013 से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के कलह, जैसे लग रहा था कि उसमें अनेक प्रकार के ढोलक अनेक आवाज में बज रहे हैं, वो आवाजें बाहर आ रही थी। तो अब चूंकि सीधे चुनाव में उतरना है, इसलिए सारे नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा करके और आज से देश में संदेश दिया जाए कि उस प्रकार के जो हमारे अंदर मतभेद थे या जो भी कुछ था, मतलब एक ही तरह का ढोलक बजाने की कोशिश उसका आज है। अब सुर और ताल हमारे एक ही है और उसमें आडवाणी मुख्य फोकस पर है। इसलिए आडवाणी ऐसे राजनीतिक नहीं है कि वो जानबूझ करके ऐसा करेंगे।
इसलिए जो दीपक जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि उस समय उनका ध्यान अलग था, लेकिन नरेंद्र मोदी दिल से उनका पैर छूना चाहते थे कि नहीं चाहते थे, ये जरूर संदेह के घेरे में है। इस पूरी तस्वीर से इतना अवश्य दिखाई देता है। चलिए, नरेंद्र मोदी ही संदेह के घेरे में आ गए हैं। अब संबित ये बताइए कि सवाल किसके ऊपर उठेंगे, लालकृष्ण आडवाणी जिन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, या पैर दिल से नहीं छुआ नरेंद्र मोदी ने? देखिए, दो विषय। पहला विषय तो है, पहला मैं उन ढोलों के बारे में बताऊंगा जो अभी अवधेश जी जिक्र कर रहे थे। बहुत सारे ढोल बज रहे थे, अब आपने फिर कहा कि एक ढोल बज रहा है। देखिए, ढोल किसका क्या बज रहा था अलग विषय है, मगर आज से आगाज हुआ है कि बैंड बजेगा कांग्रेस का, और वो जो है बिल्कुल एक साथ मंच पे सभी नेताओं ने हिंदुस्तान को ये जता दिया है कि अब कांग्रेस के बैंड बजने का जो है टाइम आ चुका है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार जो आप टेलीविजन में दिखा रहे हैं कि पैर छुआया गया और उसके पश्चात जो है आशीर्वाद नहीं मिला, ये ऐसी बात नहीं है। दीपक जी ने बिल्कुल सही कहा। जो आडवाणी जी जैसे बड़े व्यक्ति को इतने वर्षों से जानते हैं, वो बहुत भली भांति जानते हैं कि आडवाणी जी इस प्रकार के काम को नहीं करते हैं कभी भी। आडवाणी जी ने तो बहुत सारे काम किए हैं, ये मत कहिए। आपने मुझे प्रश्न पूछा तो मैं इसका पहले उत्तर दे दूं, पहले इसका उत्तर दे दूं, अवश्य उसके आप बौछार करिएगा प्रश्नों का। आप देखिए, आज का जो दिन है वो दीनदयाल उपाध्याय जी जो पार्टी के आइडियोलॉग हैं और जहां से पार्टी की गंगोत्री आरंभ होती है, उनका जन्मदिन भी है। और आज के परिवेश में देखा जाए तो पार्टी के आइडियोलॉग और पैट्रियार्क आडवाणी जी हैं। स्वाभाविक रूप से दीनदयाल जी, आडवाणी जी, वाजपेयी जी जैसे व्यक्तित्वों से इस प्रकार की विषय में चर्चा भी करना कि क्या उन्होंने आशीर्वाद दिया या न दिया, इतने बड़े व्यक्तित्वों को छोटे पायदान में लाने के बराबर है। और जहां तक मोदी जी का विषय है, तो क्या दिख रहा है ये आप छोटे पायदान पर दिख क्या रहा है सामने से? देखिए अवधेश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, ये जो बड़े राजनेताओं में अगर हो सपोज एक पल के माने मनमुटाव भी है, ये कोई सास बहू का रिश्ता नहीं है जो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा या देखूंगा नहीं। देखिए, ये बहुत बड़े रिश्ते होते हैं। चलो, आपने अच्छा कहा, ये बता दीजिए यहाँ सास कौन है और बहू कौन है? आडवाणी और मोदी में सास और बहू कौन है? ये रिश्ते छोटे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नहीं, ये उसको भी आप पार्टी में ले आए हैं, बड़ी नेता बना दिया स्मृति ईरानी को। सबसे बड़ा विषय है, ये जो रिश्ते होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत वर्षों के निभाए रिश्ते होते हैं, बहुत बारीकी से जनता के लिए सेवा करते हुए निभाए हुए विषय हैं। उनमें पैर छूने पे आशीर्वाद नहीं देना, मैं पैर छूऊं कि नहीं छूऊं उसमें किसी प्रकार का कुंठा होना, ऐसा नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं है। ना तो नरेंद्र मोदी जी कुंठा करते हैं अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने में, और ना आडवाणी जी किसी प्रकार का परहेज करते हैं अपने छोटों को आशीर्वाद देने में। अच्छा, ये देखिए तस्वीरें दिखा रही हैं संबित, पशुपेश तो था ना मोदी के मन में, छू ना छू, हाथ मिलाऊं, गले लगाऊं, क्या करूं, पशुपेश तो दिख रहा है ना उनके मन में? नहीं, पशुपेश अगर आपको दिख भी रहा है, देखिए ये सेंटीमीटर मिलीमीटर से हम बैठ के यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं। नहीं, सेंटीमीटर और मिलीमीटर से पूरा देश नाचेगा। नहीं दीपक जी, हाथ भी केवल घुटने के नीचे लग रहा है, वो नीचे चरण छूने वाला हाथ नहीं है, वो इतना झुकता है घुटने के नीचे लगता है। अवधेश जी, देश में पूरा इंसान अब मिलीमीटर और सेंटीमीटर सबसे नापेगा संबित पात्रा जी, सबसे जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आपने लौह पुरुष को वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उनमें जंग लगने लगी है। देखिए, आपने प्रश्न पूछा है, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा साफ गोई से। ये जो सेंटीमीटर मिलीमीटर से हम नाप रहे हैं, इससे नहीं होता है। मन की गहराई बहुत गहरी होती है, और हम जानते हैं दोनों मन की गहराई में आडवाणी जी के क्या है, बताओ क्या, एक एक करके खोलूं संबित पात्रा जी? पहले तो प्रश्न का उत्तर दे दूं, पहला प्रश्न ही कंप्लीट नहीं हुआ है। मंच जहां हम बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं और जिस मंच में 5 लाख लोग उन्हें देख रहे हैं, वहां जो कमोशन है, वहां का जो वातावरण है, ये सोचना कि वो भी सेंटीमीटर मिलीमीटर में सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है ना संबित, ताकि आपसी भाईचारे को और दिल के साथ साथ हाथ भी मिले, सारी चीजें दिखाने की जरूरी, और इसमें तो माहिर माने जाते हैं नरेंद्र मोदी। बहरहाल हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। सवाल बड़ी की ओर से जब अमेरिकी इंडियंस को संबोधित किया गया था तो कई बातों का उन्होंने जिक्र किया और ये तक कह दिया कि अगले आम चुनाव के नतीजे 1977 की तरह लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित करेंगे। और आज भी इतनी भारी तादाद में वहां पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, उत्साह तो उनका लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उत्साह बढ़ रहा है और 2008 में भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। दरअसल वो बूथ के उनके जितने नेता हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, बहुत तगड़ा है और उनके कार्यकर्ता बूथ स्तर तक हैं। बीजेपी के अंदर एक नारा था 1 बूथ 10 यूथ, मतलब एक बूथ पर 10 युवाओं को लगाओ, और इसको अक्षरशः इम्प्लीमेंट मध्य प्रदेश में किया है। तो जो 55,000 कुछ बूथों की बात लालकृष्ण आडवाणी कर रहे थे, उससे 10 लोगों को लाया गया है
और इन तमाम बूथों से वही 10 लोग आए हैं जो वहां पर बीजेपी के लिए वोट डलवाएंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपका काडर वोट डलवाने पहुंचा है या नहीं, और जो लोग वाकई आपके समर्थक हैं वो घर से निकलकर वोट डालने आ रहे हैं या नहीं। तो बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन है, और इस शक्ति प्रदर्शन को बीजेपी एक अपॉर्चुनिटी की तरह, अवसर की तरह यूज करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने सभी को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। भले से आडवाणी के पैर छूने और आशीर्वाद देने की एक कंट्रोवर्सी यहां पर खड़ी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये संदेश जाएगा कि आडवाणी, मोदी, सुषमा ये सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं। और मैं सुषमा के नाम का जिक्र यहां इसलिए करना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब के बाद सुषमा स्वराज नरेंद्र मोदी के साथ किसी भी तरह का कोई मंच साझा नहीं करेंगी, और ये भी मंच वो इसलिए साझा कर रही है सुषमा स्वराज क्योंकि वो विदिशा से सांसद है, मध्य प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके राज्य में कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो उस मंच पर वो मौजूद रहें। लेकिन डिफरेंसेस अभी भी दिखेंगे, क्योंकि इसके बाद आप मार्क करिएगा मेरा वर्ड चित्रा, सुषमा स्वराज नरेंद्र मोदी के साथ किसी भी फंक्शन में एक ही मंच पर नहीं खड़ी दिखेंगी, और शायद ऐसा ही आडवाणी के साथ हो। लेकिन आडवाणी उनको क्या इतना अवॉइड कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमने कल ही जब आडवाणी के नजदीकी सूत्रों से पूछा था कि क्या वो वहां पे नहीं जा रहे हैं, तो बड़े नाराजगी भरे लहजे में उन्होंने कहा था कि भाई मीडिया अब जरूरत से ज्यादा बातें बना रहा है। लेकिन जरूरत से ज्यादा बातें ये भी देखना चाहिए कि मीडिया ने नहीं शुरू की थी, बल्कि जरूरत से ज्यादा बातें जो 2 चिट्ठियां लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी उसके साथ शुरू हुई थी। तो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन तो ये है, लेकिन मंच पर एक साथ हैं, हाथ मिले हैं, लेकिन मैं साफ कह सकता हूं यहां पर कि दिल मिलते हुए किसी के बीच नहीं दिखाई दिए। दिल मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं वहां पर मंच पर किसी के भी, लेकिन दिल मिलाने की कोशिशें बीजेपी के दिग्गजों और खासकर की राजनाथ सिंह की ओर से लगातार जारी है। हमारी ये चर्चा भी जारी रहेगी, आगे बढ़े उसकी पहली नजर। फिलहाल तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सवाल ये कि नरेंद्र मोदी जब मुखातिब होंगे कार्यकर्ताओं से उस समय वो क्या कहते हैं, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वेंकैया नायडू इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे हैं। यहां पर संबित, आपसे मेरा ये सवाल, तस्वीरें तो अपने आप में काफी कहानी बयां कर रही हैं और तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं, लेकिन उम्मीदें कितनी पाल के आप लोग बैठे हुए हैं? क्या लगता है कि अगर भीड़ इतनी भारी तादाद में जुट जाती है, वास्तव में वोट में उसे कन्वर्ट कर लिया जाएगा? चाहे हम बात करें हरियाणा में जब पहुंचे हुए थे नरेंद्र मोदी, या फिर देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचते हैं, क्या ये भीड़ वास्तव में वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? ये क्यों नहीं होगा? आप देखिए, ये भीड़ जो हो रहा है उसके पीछे के कारण को समझना होगा। चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे आज हम भोपाल में देख रहे हैं। वैसे भोपाल में जो भीड़ है वो पहली बार, जैसे दीपक जी ने भी कहा, ये कार्यकर्ताओं की भीड़ है, पब्लिक तो है ही, मगर एक कटिबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से, आइडेंटिटी कार्ड के साथ किस प्रकार हर यूथ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वहां है, ये बहुत बड़ा संदेश भेजता है कि आज हिंदुस्तान में एक सबसे बड़े कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये कॉन्ट्रास्ट है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है तो ये आज एक उदाहरण पेश किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि किस प्रकार आम जनता की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं है, और ये भोपाल से क्लियर होता है। किंतु जो भीड़ रेवाड़ी में हुई थी, जो जनमानस उभरा था, ये क्यों नहीं कन्वर्ट होगा वोट में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अवश्य कन्वर्ट होगा। क्योंकि आप देखिए, एक वैक्यूम आज हिंदुस्तान के लीडरशिप में बना है। क्यों लोग कांग्रेस के नेताओं को सुनने नहीं जा रहे हैं, क्यों वहां भीड़ नहीं हो रहा है, और अचानक से मोदी जी जहां जा रहे हैं लोग वहां जा रहे हैं। यानी कि ये भीड़ शिवराज सिंह चौहान की वजह से नहीं, नरेंद्र मोदी की वजह से जुटी हुई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, दोनों पक्ष हैं इसमें। पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी मंच पे है। स्वाभाविक रूप से आज का जो भीड़ है, मैं पहले जो भीड़ कह रहा था, मैं रेवाड़ी के विषय में कह रहा था, इससे पहले मैंने कहा आज जो भीड़ है वो भीड़ नहीं, कार्यकर्ता भी है, पब्लिक भी आई हुई है, मगर वो एक अलग संदेश भेजता है। मगर रेवाड़ी के विषय में कह रहा था, जो वैक्यूम सेंट्रल लीडरशिप में पूरे भारतवर्ष में आया है, उस वैक्यूम को नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप ने फिल किया है, और लोग एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं और वोट देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके एक्सपेक्टेशन को कोई पूरा कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, और उनको लाया जाए। यह एक साधारण जनमानस का भाव बना हुआ है, और इसे ही अंग्रेजी में हम वेव कहते हैं, वो वेव आया हुआ है। अवधेश जी, क्या आप सहमत हैं संबित की इस बात से? मैं लगभग सहमत हूं यहाँ इस बिंदु पर। देखो, 2014 का जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी का चुनाव है। या तो आप नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े हैं या विपक्ष में खड़े हैं। आप पक्ष में खड़े? नहीं, ये तो मैं अभी बताऊंगा। नहीं, बता दीजिए ना, आपने कहा। मैं यहाँ एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते बैठा हूँ। तो विश्लेषक मेरा मन पक्ष और विपक्ष होता है, पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन वो बोलना इस समय ठीक नहीं है। आप भी जानते हैं, मेरे लिए भी अच्छा नहीं है कि मैं अपना पक्ष यहाँ रखूं। मैं वो रखूंगा इस समय जो देश में दिख रहा है।
मैं 2 प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो अभी दीपक जी ने टिप्पणी की उस पर भी और उन्होंने कहा उस पर भी। देखो, नरेंद्र मोदी इस समय एक तूफान की तरह देश में उभरा है। तो जब तूफान चलता है तो उसमें नॉर्मल, अगर हम सामान्य स्थिति के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं ना, तो वो संभव वो फेल हो जाता है कि यहाँ कितनी सीटें हैं, कितने लोग आए हैं, कहाँ गए हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम बन के 2014 के चुनाव के लिए उभर रहा है जो पिछले चुनावों के स्थापित मानक, उसके मूल्य, उसके विश्लेषण, उसके जितने आंकड़े हैं, वो सब इस बार ध्वस्त होने वाले हैं। ये मैं बिल्कुल अधिकार पूर्वक और अपनी समझ से ये बात कह सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात जो दीपक, 1 मिनट आपको रोकूंगा मैं यहाँ पे। 2004 और 2009 के चुनाव याद है आपको? बिल्कुल याद है। नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा सभा मुंबई में की थी दोनों चुनाव में, एक भी सीट नहीं मिली बीजेपी शिवसेना को। 2004 और 2009 की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी सभाएं, सबसे ज्यादा भीड़, क्योंकि मुंबई में गुजराती समाज, मराठी समाज, उनका तालमेल, उनका सामंजस्य, एक भी सीट नहीं मिली बीजेपी शिवसेना। इसका जवाब दे दीजिए पहले। 2004 का चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लड़ा गया था। मुख्य रणनीतिकार जो लोग थे वो आप भी जानते हैं, एक स्वर्गीय हो गए, आपके भी मित्र थे, हम लोगों के भी परिचित थे। 2009 का चुनाव लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लड़ा गया था, नरेंद्र मोदी की उसमें भूमिका नहीं थी। इस समय देखिए, ये मत भूलिए कि भारत में ये पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपनी रणनीति से, अपने प्रचार से, अपने सारे तरीकों से केंद्रीय नेतृत्व को मजबूर कर दिया कि उसके हाथ में अगले चुनाव का जो है आप हमको बागडोर दीजिए। और पूरे देश में भी आज अगर किसी एक व्यक्ति के पक्ष में सबसे ज्यादा आवाज उठती है, जिस दिन मैं इंडिया न्यूज पर नरेंद्र मोदी पर बहस करता हूं, उस दिन जितनी मुझे प्रतिक्रियाएं आती हैं जब मैं लिखता हूं, वो तो आसाराम पर भी आती है। तो मैं भी आसाराम पर भी आसाराम जी पर उतनी नहीं आती है। एक दिन तो हम लोग तय करके आए थे कि आज देश को खड़ा करना है इस बहस पर, वो पूरी रणनीति थी, लोगों ने उसमें साथ दिया, उसे इसलिए आई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी पर जब मैं रखता हूं तो इससे देश की धड़कन का पता चलता है। तो ये जो कह रहे थे कि दिल नहीं मिले हैं, चित्रा एक मिनट, ये पंक्ति पूरी करने दो। इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई नरेंद्र मोदी के सामने 2014 के चुनाव तक खड़ा होगा, वो उसी ढंग से हवा में उड़ जाएगा जैसे तेज आंधी और तूफान आने पर पता भी नहीं चलता है, बड़े बड़े अट्टालिकाएं कहां से ध्वस्त हो जाती है। ये है इस समय देश का वातावरण। कई बार ये भी देखने में आता है कि बलून बहुत बड़ा फूल जाता है, लेकिन जब उसमें छेद हो जाता है उसके बाद स्थिति क्या बनती है? नहीं, उस बैलून को फोड़ने के लिए एक ऑलपिन ही काफी होती है। बिल्कुल, एक ऑलपिन, छोटा सा पिन होता है अवधेश जी। बैलून को फोड़ने के लिए ऑलपिन काफी होती है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वो क्या होता है, मैं इसका वो अंतरिक्ष में वो उसका एक सुई बराबर 10,000 मट्टी के भी होता है। वो अचानक भूल जाता हूं मैं, बहुत अच्छा टर्म है विज्ञानी का। नरेंद्र मोदी ये बनाए हुए फुलाए हुए बैलून नहीं है। इस समय नरेंद्र मोदी कोई चाहे न चाहे, देश की जनता की मनोभावनाओं, संघ परिवार के अंदर की कार्यकर्ता के मनोभाव, इन सब की परिणति से ऊपर आया हुआ नेता है। ऊपर से थोपा गया नहीं है, ये नीचे से नेतृत्व के स्तर पर बड़ा हुआ नेता है। ये महत्वपूर्ण है। दीपक जी, मैं शाखाओं में जाते रहे क्या? अब आप हमसे जो है हमारे पीछे, मैं आपसे बहुत प्रश्न कर सकता हूँ, लेकिन आप करिए, मैं तो आप स्वतंत्र हैं, मैं हर का जवाब दे सकता हूं। किसी दिन हम आप बैठेंगे 8 से 9 में, तो दर्शकों को भी मुझे लोग मिलते हैं। कल भी मैं हरिजन सेवक संघ में था, लोगों ने कहा कि सर आप और दीपक जी जब लड़ते हैं तो हम लोगों को लगता है कि आज टेलीविजन देख लिया। तो वो तो एक उस पर कर लेंगे कभी, आज नरेंद्र मोदी पर ही रहे हम लोग। मुझे अवधेश जी, अभी आपने बैलून, दीपक जी ने बहुत अच्छा विषय कहा कि बहुत बड़ा बैलून, उसको एक छोटा सा सुई चाहिए, ऑलपिन चाहिए फोड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा, मैं सहमत हूं इस बात से। बस फर्क इतना है कि नरेंद्र मोदी ऑलपिन है और कांग्रेस बैलून है, क्योंकि जिस प्रकार की जो डेवलपमेंट की बात कांग्रेस करती है वो हवाई डेवलपमेंट है, बैलून है वो, कि फूड सिक्योरिटी बिल ले आए, मनरेगा ले आए, और उससे जिस प्रकार का डेवलपमेंट हो गया हिंदुस्तान का, जिससे 4.8% का ही ग्रोथ रेट हुआ है, वो बैलूनी डेवलपमेंट है। और उसकी हवा लेंगे नरेंद्र मोदी रूपक शार्प ऑलपिन, जिनके पास हर चीज का। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए, पहले ये डिसाइड, एक मिनट अवधेश जी और संबित पात्रा, पहले ये डिसाइड कर लीजिए बैलून कौन है और ऑलपिन कौन।
आप बैलून बता रहे हैं, वो ऑलपिन बता रहे हैं। मैं बैलून भी नहीं बता रहा हूँ, ऑलपिन भी नहीं। देखिए मैं इस बात से आप कह रहे हो ना, एक तूफान खड़ा हो गया, हाँ, उस तूफान में आडवाणी जैसी चट्टान भी हिल गई। मैं ये भी कह रहा हूँ कि इनके कथन सत्य नहीं है कि नरेंद्र मोदी के पास हर प्रश्न का जवाब है। देखिए देश में अनेक प्रकार की निराशा और हताशा का दौर है, नेतृत्व के स्तर पर शून्यता है, तो कई प्रकार की अपेक्षाओं से इस बार नरेंद्र मोदी की ओर लोगों का झुकाव हुआ है। लेकिन मैं नहीं, दीपक जी आप भी याद करिए, आपने भी देखा है अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता आपने देखी है, बीपी सिंह ने जब विद्रोह किया था वो भी आपने देखी है। लेकिन क्या कभी इतना आक्रामक संवेग किसी नेता के पक्ष में कभी भारत में, इसके पहले इंदिरा गांधी की लोकप्रियता भी मुझे याद है, क्या कभी हमने देखा है? नहीं देखा। राजीव गांधी के लिए था, राजीव गांधी के लिए 3/4 बहुमत लेकर आए थे, जिन परिस्थितियों में आए थे। देखिए राजीव गांधी के लिए भी उसी तरह का क्रेज था, लेकिन जब वो बैलून फटा राजीव गांधी का, तो 3/4 बहुमत के बाद सीधे वीपी सिंह ने उनको सरकार से निकाल दिया। आप ये मत जाइए, जनता जिसको सर पे चढ़ाती है उसको नीचे भी उतारती है, बहुत बुरी तरह गिराती है। और इन चुनौतियों को संबित पात्रा जैसे नेताओं को समझना चाहिए कि ये जो साइकिल में हवा डालते जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के बैलून में इतनी हवा न डाल दे कि समय से पहले वो फट जाए। लेकिन 1984 और 2013 में अंतर है। उस समय इंदिरा गांधी की मृत्यु की सहानुभूति का एक बड़ा वोट राजीव गांधी जी को मिला। मैं वही तो कह रहा हूँ, उनके चेहरे का भोलापन सुनिए, उनके चेहरे का भोलापन और आवाज, ये दो चीजें लोगों को आकर्षित वही कह रहा हूँ। लेकिन 4 साल बाद राजीव गांधी का क्या हुआ? 4 साल बाद राजीव गांधी का क्या हुआ? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। नरेंद्र मोदी की तरह 1 साल बहस नहीं हुआ कि इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं जाए। एक दूसरा, उनके लिए इस प्रकार से एक मुख्यमंत्री नहीं थे, वो एक वंश से आए हुए व्यक्ति थे, जिनकी परंपरा थी, वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। ये सारे अंतर है। ये पहला नेता मैं ऐसा देख रहा हूं जिसकी आर्थिक नीतियों से मेरी बिल्कुल असहमति है, जिनकी प्रशासनिक और राजनीतिक शैली से भी मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन जो गुब्बारे में हवा जरूर भरेंगे, लेकिन गुब्बारे में हवा जरूर भरेंगे। वायुमंडल है जो सच है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अवधेश जी, इस सवाल का जवाब भी मैं लूंगी। गुजरात में 26 सीटें हैं, लेकिन 2009 में सिर्फ 17 ही क्यों जीती? अगर इतना ही ज्यादा आवेग और आंधी और धुआं चल रहा था तो। बहरहाल राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है भोपाल में मौजूद होकर इस रैली के दौरान, वो सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी, पसीना बहाएगा तभी भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हो सकती है। और मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं और देश में नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हो सकते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो सकते हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिशों में शिवराज सिंह चौहान जुटे हुए हैं। दीपक जी, आप अपनी बात रखिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं सिर्फ लाइटर वेन में ये बोल रहा था कि हम ऑलपिन और गुब्बारे की बात कर रहे थे, तो किसी एक दर्शक ने मुझे ये भी भेजा है कि एक ऑलपिन अवधेश जी के लिए भी चाहिए। मेरी आवाज बंद करने के लिए मैं कुछ कह रहा था। हाँ, संबित। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दीपक जी ने यहाँ उठाया। अवधेश जी ने भी उसे खारिज करने की कोशिश की कि राजीव जी की जो लोकप्रियता हमने देखा था, 3/4 बहुमत वो लेके आए थे, उस समय किस प्रकार एक सिंपैथी वेव कांग्रेस के लिए चला था, वो भी हमने देखा था। और एक दूसरा पक्ष आपने रखा कि राजीव गांधी अपने आप में एक बहुत सक्षम नेता थे, क्योंकि उनकी आवाज में दम था, सॉफ्ट आवाज थी और चेहरे में नूर था। देखिए, चेहरे के नूर और आवाज की सॉफ्टनेस ये खत्म हो जाती है, मगर जो वास्तविक नेता होता है, जो संघर्षरत होता है और जो धूल और धूप दोनों को खा के पैदा होता है नेता, उस नेता की नूर में कभी कमी नहीं आती है। और नरेंद्र मोदी और राजीव गांधी ये स्पेक्ट्रम के अलग अलग एंड। आडवाणी जी के नूर में कैसे कमी आ गई? वो भी तो धूप में पैदा हुए हैं, उन्होंने भी संघर्ष में जीवन गुजारा है, 6 दशक तक राजनीति में रहे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। तो नरेंद्र, तो फिर लालकृष्ण आडवाणी के नूर में कमी क्यों आ गई? ये बताइए, कहाँ लालकृष्ण आडवाणी जी के नूर में कमी आई? आज हिंदुस्तान में 2 बार चिट्ठी लेके, अरे 2 बार चिट्ठी लेके बोल चुके हैं कि राजनाथ सिंह की कार्यशैली से मैं खुश नहीं हूँ, ये पार्टी वो पार्टी नहीं है जो दीनदयाल उपाध्याय वाली। किसको ये सच लिखे थे। दीपक जी, मैं एक बात बताऊं आपको जी, नरेंद्र मोदी मजबूती वाले नेता नहीं है बीजेपी के, वो मजबूरी वाले नेता है। क्योंकि मजबूरी में
मतलब माहौल के नाम पे बंदूक पे गुब्बारा फुलाया गया। बीजेपी के पास कोई मजबूरी में विचार फॉलो करने का कंपल्सन नहीं है। अवधेश जी मुझे दोनों प्रश्नों का उत्तर देने दीजिए। मेरे पार्टी से जुड़ा हुआ है और मुझे इसका सफाई देना चाहिए। पहला तो है, आपने कहा कि आडवाणी जी का नूर खो गया है। मैं माफी के साथ इस बार भी रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मुखातिब हैं। सीधी सुन लेते हैं। भारत माता की जय घोष करेंगे और फिर जो जहां वहीं रहेगा, दबाव नहीं बनाएगा। बोलू भारत माता की जय, बोलू जय, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब जो जहां वहीं रहेगा, कोई दबाव नहीं बनाएगा। मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हो और मध्य प्रदेश के कार्यक्रम के अंदर माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी को याद न किया जाए। आपने नाम सुना है कुशाभाऊ ठाकरे का? आपने नहीं सुना है। बीच में जोश भरने के लिए शिवराज सिंह चौहान, चूंकि वहां पर लगातार नारे लग रहे हैं, न सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए बल्कि शिवराज सिंह चौहान के लिए भी, और इस बार भी माना यही जा रहा है कि शायद वो हैट्रिक लगा पाने में कामयाब रहे। हालांकि 2 महीने के बाद ही चुनाव होने हैं और उसके बाद तस्वीर ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन अवधेश जी, बड़ा सवाल यही है, अगर इतनी ही आंधी चलती है नरेंद्र मोदी के नाम पर, फिर तो 2009 में जितनी भी सीटें थी गुजरात की, वो सब बीजेपी को मिलनी चाहिए थी, लेकिन 7-8 सीटें तो गायब हो गई। 1999 के बाद 2004 और 2009 भारतीय जनता पार्टी के पराभव का काल था। 25% से 22%, 22% से 18% सीटें हुई। आप ये सब चीजें क्यों भूल जाती हो कि उत्तर प्रदेश में 25 सीटों से 10 सीटें हो गई है। आपने वहां आंध्र प्रदेश की सारी सीटें खो दी हैं। तो इसलिए वो मैं नरेंद्र इस समय की बात मैं कह रहा हूं कि 2013 का जो माहौल है ना, वो 2009 से बिल्कुल और 2004 से बिल्कुल अलग है। बल्कि मैं ये कहूंगा, दीपक जी भले इसको स्वीकार करें न करें, 1952 से चुनाव नहीं देखा हूं, लेकिन जो चुनाव मैंने देखा है, कभी भी मैंने एक चुनाव में किसी एक व्यक्ति को लेकर के इस प्रकार का, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इतना आक्रामक समर्थन और आक्रामक संवेग मैंने नहीं देखा कभी इसके पहले। अब इसका कारण हमारे देश की राजनीति की विफलता है। भारतीय जनता पार्टी, अरुण जेटली एक बार सुन लेते हैं, वो भी आ चुके हैं मंच पर। अरुण जेटली को सुनिए। आए हुए लाखों कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मुझे ये स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि इतना विराट कार्यकर्ता सम्मेलन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और ये उत्साह मध्य प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कामयाबी नहीं है, और ये उत्साह मध्य प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कामयाबी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम की कामयाबी है। और मध्य प्रदेश में जो अपना शासन रहा है 10 वर्ष तक, उसने जो मध्य प्रदेश का चित्र बदल दिया है, उसका समर्थन जो मध्य प्रदेश की जनता में है, उसका ये स्वरूप देखने को ये कार्यकर्ता सम्मेलन मिला है। अभी बहन उमा जी जिक्र कर रही थी 2003 का। 2003 में मध्य प्रदेश एक देश का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। बीमारू राज्य शब्द का जो मां है, वो मध्य प्रदेश होता था। बिजली 2 घंटे 3 घंटे मिलती थी, पानी नहीं था, सड़कों पे न चढ़े लोग हिदायत दिया करते थे। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का, जिसने 10 साल पहले किए हुए वायदे समस्त पूरे किए और मध्य प्रदेश का एक प्रकार से चरित्र और चित्र बदल के रख दिया। हजारों लाखों किलोमीटर सड़कें और उन सड़कों का जाल आज मध्य प्रदेश में है। 24 घंटे की बिजली आज मध्य प्रदेश में है। पानी इतना कि मध्य प्रदेश की खेती आज जो उन्नत पैदा कर रही है, वो देश के पहले नंबर पे पंजाब को चुनौती। अरुण जेटली काफी ज्यादा तारीफ करते हुए यहां पर शिवराज सिंह चौहान के नजर आए और 2003 से इस वक्त की तुलना करते हुए कहीं ज्यादा बेहतर शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने बताया और साथ ही अभी भी उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए
राज्यसभा में विपक्ष के नेता बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली नजर आ रहे हैं। दोबारा हम भोपाल से हम लौटते हैं। जो महारैली इस वक्त भोपाल में चल रही है बीजेपी की, हमने देखा कि किस तरह से वहां पर मौजूद हैं तमाम दिग्गज और दिग्गजों की मौजूदगी में अपनी अपनी बात रखते हुए नेता नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, लाखों की उनकी तादाद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो भीड़ वहां पर देखी जा रही है, क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी को केंद्र में वो फायदा पहुंचाएगी, और यही है चर्चा का विषय भी। और यहां पर अवधेश जी, आपसे मेरा सवाल, लगातार जहां जहां नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं वहां पर काफी ज्यादा उत्साह कार्यकर्ताओं में, और अब तो बकायदा टिकट भी लगाया जा रहा है। 5 रुपए का टिकट यहां पर भी खरीदने के बाद ही कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। लेकिन वास्तव में इसका उतना फायदा शिवराज सिंह चौहान को तो हो सकता है, ये चीजें नजर आ सकती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को क्या केंद्र में होगा? नहीं, इसको आज देखो, भोपाल के रैली का महत्व क्या है। भोपाल के रैली का पहला महत्व तो यही है जो हमने आरंभ में कहा जी, कि जो कुछ भी जून से लेके अभी तक भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह का जो उफान उठा था, उसको ढकने का ये कार्यक्रम है। दिल्ली से भोपाल तक की यात्रा में उसको ढकने का कार्यक्रम है। पहला इसका महत्व यह है कि भोपाल के बाद से अब नेताओं के बीच जो है नरेंद्र मोदी के उम्मीदवारी को लेकर के सतह पर मतभेद नहीं रह गए, ये दिखाना है। सहमति नहीं कर रहा, सिर्फ ये दिखाना ही है। लेकिन वास्तव में दूसरी बात कितनी है, मैं आपके पास अवधेश जी लौटूंगी, चूंकि